आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। मुहर्रम के मौके पर पीएम मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को किया याद। जी आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आशूरा के दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया और कहा कि उन्होंने शांति और सामाजिक समानता पर बहुत बल दिया। पीएम ने एक ट्वीट में कहा कि हम हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हुए उनके साहस के साथ ही न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्मरण करते हैं। उन्होंने शांति और सामाजिक समानता को बहुत महत्व दिया है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम का होता है। मुहर्रम के 10वें दिन को आशूरा का दिन कहा जाता है और इस दिन इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। इस वजह से मुहर्रम का पूरा महीना गम का महीना माना जाता है। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक ने भी हटाया राहुल गांधी का पोस्ट। रेप पीड़िता के माता पिता की तस्वीर की भी शेयर। जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस पोस्ट को हटा दिया है जिसमें राहुल ने दिल्ली की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार एवं हत्या और उसके माता पिता की पहचान का खुलासा किया था। बता दें कि इससे पहले दिल्ली रेप पीड़िता के परिवार की पहचान पब्लिक करने के मामले में इंस्टाग्राम और फेसबुक ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से समन प्राप्त करने के एक सप्ताह के बाद फेसबुक ने मंगलवार को एक्शन लिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर इंस्टाग्राम पर से अपनी पोस्ट हटाने के लिए कहा था जिसमें वो 9 साल के रेप पीड़िता के माता पिता के साथ दिख रहे थे। एनसीपीसीआर ने पहले फेसबुक को पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राहुल के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा था। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से लगा एक और झटका। एनएचआर से रिपोर्ट दुरुस्त, प्रशासन चलाना सरकार का काम। जी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी को फिर से झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस आईपी मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुए जघन्य अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्णय से सहमति व्यक्त की और अपने से अलग से लिखे गए फैसले में कहा कि मानवाधिकार आयोग की समिति की दुराग्रह से गरिष्ठ होने के आरोप में दम नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित समिति के पास 5 न्यायाधीशों की पीठ के आदेश के तहत की जांच करने और एकत्र किए गए तथ्यों को पेश करने का अधिकार था। अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है तालिबान का विरोध। काबुल सहित अलग अलग शहरों में प्रदर्शन जारी। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद शुरुआत में भले ही लोग डर गए थे, लेकिन अब विरोध में लोगों ने आवाज़ें उठाने भी शुरू कर दी है। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन अफगानिस्तान के कई शहरों तक फैल गए हैं, जिसमें राजधानी काबुल भी शामिल है। बता दें कि गुरुवार को अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर काबुल समेत कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। स्वतंत्रता रैली में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे लोगों पर तालिबान लड़ाकों के द्वारा फायरिंग की गई और इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों को समझाने के लिए तालिबान ने देश के इमामों की मदद भी ली। उनसे कहा गया कि वे शुक्रवार की नमाज में लोगों से एकजुट रहे। खबर के मुताबिक गुरुवार को ही कुनार प्रांत के असदाबाद में तालिबानियों ने विरोध कर रहे कुछ लोगों पर गोलीबारी की है, जिसमें कुछ की मौत हो गई है। मिशन 2024। सोनिया गांधी ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। ममता, उद्धव ठाकरे होंगे शामिल। जी आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्षी एकजुटता की कवायद के तहत शुक्रवार को देश के कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ डिजिटल बैठक करेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। वही खबर है कि सोनिया गांधी की इस बैठक में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, बसपा और अकाली दल को न्योता नहीं दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है और इसी प्रयास के तहत ये बैठक बुलाई गई है। विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और पीएम मोदी का मुकाबला करने के वास्ते एकजुट होने के लिए प्रयासरत है, ताकि अगले लोकसभा चुनावों में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती पेश की जा सके। तालिबान राज की कीमत अर्थव्यवस्था के घाटे से चुकाएगा पाकिस्तान। एफडीआई में आ सकती है बड़ी गिरावट। जी आपको बता दें कि भले ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने से पाकिस्तान खुश हो रहा हो,
लेकिन उसे खुद इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उसकी मार उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकती है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी भी लगातार उसका FDI गिर रहा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जिस तरह से गिरावट आई है वो इकोनॉमिक मैनेजर्स के लिए चिंता की बात है। जुलाई महीने में पाकिस्तान में बीते साल की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 39% की गिरावट देखने को मिली है। पंजाब में कैप्टन से मिले सिद्धू, पार्टी सरकार में तालमेल के लिए 10 सदस्यीय रणनीतिक ग्रुप का किया गठन। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को मुलाकात की। इस दौरान सत्तारूढ़ दल और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को 10 सदस्यीय रणनीतिक ग्रुप गठित करने पर सहमति बनी। शुक्रवार सुबह सिद्धू ने नागरा और परगट के साथ CM से मुलाकात की और पंजाब से जुड़े मुद्दों और पार्टी सरकार के बीच तालमेल को मजबूत करने के लिए व्यापक चर्चा की। गठित किया गया ग्रुप आवश्यकता के अनुसार अन्य मंत्रियों और विशेषज्ञों के परामर्श से साप्ताहिक बैठकें करेगा। हरियाणा में पेपर लीक के मामले में अनिल विज ने CBI जांच के लिए CM को लिखा पत्र। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा में पेपर लीक मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने CBI जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अनिल विज ने कहा कि पेपर लीक के कई मामले हो चुके हैं, उसके बावजूद पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर जनता का विश्वास बना रहे, ऐसे में पेपर लीक मामलों की CBI से जाँच जरूरी है। और इसी के साथ हरियाणा कर्मचारी आयोग चाहता है कि प्रदेश सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में नकल विरोधी कानून लेकर आए। बता दें कि हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। रक्षाबंधन से उत्तर प्रदेश पूरी तरह से होगा अनलॉक, रविवार को भी हटा लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार घटते मामलों के बीच योगी सरकार ने रविवार से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला लिया है। यूपी में अब से रविवार को बंदी नहीं होगी। रविवार को हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन भी है। यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि कोविड पर नियंत्रण के लिए एग्रेसिव टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के साथ साथ तेज टीकाकरण को यूपी ने बेहतर ढंग से करके दिखाया है। राज्य में अब तक 7,01,59,000 से ज़्यादा कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। इसके अलावा 6,24,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों की संख्या जल्द ही 1 करोड़ के पार हो जाएगी। हरियाणा में पुलिस ने की कार्यवाही, नकली नोट सप्लाई करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि हरियाणा के कैथल में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नकली नोट सप्लाई करने के मामले में आरोपी को काबू में कर लिया है। आरोपी मोहित जाली करेंसी के किसी अन्य मामले में जिला जेल कुरुक्षेत्र में बंद था। इसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए थे। एसपी ने बताया कि 11 जुलाई को गुप्त जानकारी मिलने पर दबिश देकर पैदल आ रहे आरोपियों को काबू किया गया, जिनके कब्जे से 2,000 रुपए के 5 जाली करेंसी के नोट बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के दौरान नकली नोट सप्लाई करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए। जी आपको बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अनिल विज की ऑक्सीजन लेवल में गिरावट है और इसके चलते उन्हें अम्बाला स्थित घर पर ही उनके घर में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। अनिल विज की तबीयत खराब होने के कारण शनिवार को लगाए जाने वाले जनता दरबार को रद्द कर दिया गया है। विज के मीडिया कोऑर्डिनेटर विजेंद्र चौहान ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्री विज के अस्वस्थ होने के कारण अम्बाला छावनी रेस्ट हाउस में हर सप्ताह शनिवार को लगने वाला जनता दरबार इस शनिवार यानी कि 21 अगस्त को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद अब अनिल विज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में आज में भाग नहीं ले पाएंगे। इससे पहले गुरुवार को भी अनिल विज ने ऑक्सीजन लगाकर दफ्तर में काम किया था। पंजाब के जालंधर से आई बड़ी खबर, अमृतसर टिफिन बम का कनेक्शन, रोडे का बेटा
हैंड ग्रेनेड सहित गिरफ्तार। जहां आपको बता दें कि पंजाब के जालंधर में इंटेलिजेंस तथा पंजाब पुलिस ने मिलकर एक बड़ी रेड की है। पता चला है कि गढ़ा रोड स्थित एक बड़े अस्पताल के पास रहते हुए एक व्यक्ति के घर में रेड हुई। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि पिछले दिनों अमृतसर में बरामद किए गए टिफिन बम के तार जालंधर से जुड़े गए पाए गए हैं। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने आज सुबह गुड़ा रोड पर रहते हुए उनके बेटे गुरमुख सिंह को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि गुरमुख सिंह का पिता भी पहले आतंकवादी मामलों में विवादित रहा है। हाल ही में इनके घर पर ANI ने भी नोटिस भेजा है। खबर मिली है कि अमृतसर में जो टिफिन बम मिला था उनमें कुछ की गिरफ्तारी हुई थी जिन्होंने जालंधर के इस युवक का नाम लिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने हाल ही में नीरज चोपड़ा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जी आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीयों को गर्व कर देने का मौका देने वाले नीरज चोपड़ा के चाहने वालों में बॉलीवुड के कई स्टार्स भी है। हाल ही में कियारा आडवाणी से जब नीरज चोपड़ा की शानदार जीत के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर शायद नीरज चोपड़ा एक बार फिर से खुद पर फख्र कर बैठे। दरअसल कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और देशभक्ति से भरी फिल्म को दर्शकों को काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में जब कियारा से नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा केवल नेशनल क्रश ही नहीं बल्कि अपनी जीत के बाद तो वो वर्ल्ड क्रश बन गए हैं। वहीं सिद्धार्थ ने कहा कि नीरज सच्चे शेरशाह है जिन्होंने देश को काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित किया है। कपिल शर्मा के सेट पर लौटी सुमोना चक्रवर्ती। प्रोमो में नहीं नजर आने के सवाल पर दे दिया ये जवाब। जी आपको बता दें कि द कपिल शर्मा शो फिर से शुरू होने वाला है। इस बार कुछ नए कलाकार भी दर्शकों को हंसाएंगे। बीते दिनों सामने आए प्रोमो में कपिल के अलावा भारती सिंह, अर्चना पूरन सिंह, कृष्णा अभिषेक और अन्य एक्ट्रेस दिखे, लेकिन सुमोना चक्रवर्ती नहीं नजर आई, जिसके बाद फैंस में थोड़ी निराशा थी। बाद में जानकारी आई कि सुमोना शो का हिस्सा बनेगी। अब सेट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पहली बार सुमोना दिखाई दे रही है और उसके बाद से ही फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं क्योंकि फैंस चाहते थे कि सुमोना चक्रवर्ती इस शो में दिखाई दे। देश को उड़ान पर PT ऊषा देने वाली कोच OM नाबियर का निधन। 2021 में मिला था पद्मश्री पुरस्कार। जी आपको बता दें कि भारत को PT ऊषा जैसी सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एवं फील्ड स्टार देने वाली प्रसिद्ध कोच OM नाबियर का उम्र संबंधी बीमारी के कारण गुरुवार को निधन हो गया है। वो 88 वर्ष के थे। नाबियर के परिवार में उनकी पत्नी लीला, 3 पुत्र और 1 पुत्र है। उन्होंने कोझिकोड जिले वडाकर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार हासिल करने वाले प्रशिक्षकों में से एक और इस साल पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले नाबियर को लगभग 1 सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हालांकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। नाबियर पार्किंसंस की बीमारी से पीड़ित थे। उषा ने बताया कि उन्हें 10 दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने इसे निजी क्षति करार दिया है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।